तो नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित और जानते हैं कि आज हमारा टेट का दूसरा क्लास है और आपको पता है टेट का वैल्यू क्या है। मैं बार बार बता चुका हूं, टेट जो है आने वाले समय में सारी भर्तियों में लगने जा रहा है। अभी फ़िलहाल में 1 से 5, 6 से 8 है। साथ ही साथ एलटी को लेकर के 26 तारीख की बहुत अहम सुनवाई है टेट को लेकर के। वहाँ पर क्या होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी विषय की। तो हिंदी में जो पुराने पेपर हैं उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको थ्योरी और न्यू प्रैक्टिस हम कराएंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए जो नए साथी हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले यूपी टेट का नया बैच 1 से 5, 6 से 8 दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। साथ ही साथ बीपीएससी तैयारी 4 भी बताया आपको सामने आ रहा है, तो उसकी भी क्लासेज हैं। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने विषय को लेकर के। तो आपको पता है कि जो सिलेबस आपका है साहित्य और व्याकरण दोनों से बना हुआ है, तो दोनों से बराबर प्रश्न आएंगे। 1 या 2 प्रश्न ही शिक्षण से संबंधित पूछे जाएंगे। सीटेट में टोटल शिक्षण होता है, यहाँ पर तो नहीं होता है। जय हिंद। तो सभी का स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाइए ताकि यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर के। यहाँ क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कपटी मित्र पूछ रहा है। तो कपटी मित्र का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर दांत कटी रोटी होना, आस्तीन का सांप होना, अक्ल का दुम होना, आबनूस की कुंदा, ये बताना है। तो जो है आंसर आप लोग दीजिएगा और बहुत अच्छे से दीजिएगा। मैं थोड़ा समय भी ले लूँगा आपसे पूछने के लिए, और कोई दिक्कत हो बताइएगा। चलिए हो गया। अब देखो यहाँ 2 हैं, इसका आंसर तो आस्तीन का सांप हो जाएगा, आस्तीन का सांप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दांत कटी रोटी में गाढ़ी मित्रता, देखो दोनों विपरीत है, गाढ़ी मित्रता या गहरी दोस्ती। ठीक है, यानी यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो आपसे कोई पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? आस्तीन का सांप तो हो जाएगा। ठीक, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आने वाली है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले दूरदर्शी, दक्षचित्त, कुशाग्र बुद्धि और जितेंद्रिय। तो भैया इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक ही शब्द है, जितेंद्रिय होता है। ठीक है, क्या होता है? जितेंद्रिय होता है। और दूरदर्शी मतलब दूर तक सोचने और दूर तक देखने, हाँ देखने वाला। ठीक है, चलिए कुशाग्र बुद्धि मतलब जानते हैं जिसकी बुद्धि कुशाग्र हो। अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताना है। तो सभी लोग जुड़ जाइए और बहुत बेहतरीन क्लास होने जा रही है ये, और आप लोग के लिए ही ये क्लास रखी गई है ताकि जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पवन, तो प प्लस अवन, प प्लस वन। देखो एक संधि है, यदि ठीक है, एक के बाद कोई स्वर आए, एक बाद कोई स्वर आए, एक बाद कोई स्वर आए। ठीक है, तो ए का अय, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ऐसे समझ जाइएगा। ए का अय का आय, और ओ का अव, और अव का आव हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि 4 कंडीशन है और यह कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो पो प्लस अन आपका आंसर होगा। पो प्लस अन क्या होगा? आपका आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अब कैसे बना है देखिए। पो प्लस अन हमने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है? पो में ओ है, यहाँ पे आपका अ है, ओ और अ में क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब हो जाएगा, क्या जाएगा? पवन। तो कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि आपकी हो जाएगी, अयादि स्वर संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पो प्लस अन पवन क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने बता दिया है, एक आओ इतना आपका हो गया है, क्लियर हो गया। तो ये आपका, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बहुत सारे लिख सकते हो। नायक, गायक, सायक, क्या बोलते हैं, धावक, नायिका, गायिका, पावन। ठीक, बहुत सारे हैं इसके। जैसे एक है इसका
विधेय प्लस अक बहुत बार पूछा गया है, विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक कई बार परीक्षा पूछा गया है, विधायक बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। पुनर् प्लस जन्म, पुनः पु प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस आजन्म। जल्दी से बताना है और जल्दी से जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको सूचनाएं उनको मिलती रहे क्लास की। चलिए देखो, पहले क्या होता है, पुनः प्लस जन्म होता है, पुनः प्लस जन्म होता है, फिर पुनः का विसर्ग होकर पुनर् प्लस जन्म होता है, फिर पुनर् प्लस जन्म होता है, फिर र आगे बढ़ जाता है। ठीक है, पुनर्जन्म हो जाता है। ठीक है, तो आपका पुनः प्लस जन्म हो जाएगा, पुनः प्लस जन्म हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आपका सबका सही होगा। तो सपना का, पूनम का और शुभम का बहुत अच्छा आंसर, सभी का आंसर बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इत्यादि शब्द में कौन संधि है। देखो ई के बाद, ई के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, समान नहीं असमान, तो ई का यह हो जाता है। उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ का वह हो जाता है। री के बाद कोई असमान स्वर आए र हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान नहीं असमान, तो ई के स्थान पे यह हो जाएगा। उ के बाद कोई असमान स्वर आए, उ का वह, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आपका यण स्वर संधि हो जाएगा। अब इसके नियम क्या है, इसके नियम ये है कि देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ये तोड़ के भी मैंने बता दिया। अब इति में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे आ है, तो मैंने क्या कहा, ई के बाद यहाँ देखिए असमान स्वर आया है, तो ई और प्लस आ में क्या हो जाएगा, य, और आ की मात्रा या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, क्या बनेगा, इत्यादि बनेगा, इत्यादि बनेगा। ठीक है, इसकी एक पहचान है, यहाँ पहचान में लिख दे रहा हूँ, पहचान, हाँ पहचान है, वहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि इसकी पहचान है कि य व र के ठीक पहले आधा अक्षर होता है, कि ठीक पहले आधा अक्षर, तो प्राय मतलब 100% नहीं, प्राय लगभग यण संधि होता है, यण संधि होता है। ये ट्रिक हमेशा काम देगा। जैसे हमने लिखा स्वागत, क्या लिखा, स्वागत, स्वागत देखिए वाक पहले आधा अक्षर आ गया, प्रत्येक, प्रत्येक में क्या यह पहले आधा अक्षर आ गया। ठीक, तो ये चीजें आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, स्वागत है रेखा। ठीक है, सभी का स्वागत है। ये क्लासेस 9 बजे चलेंगी, तो आप लोग 9 बजे आ जाया करिए। ठीक, हाँ नाक रगड़ना, नाक रगड़ना क्या हो जाएगा, नाक में चोट लगना। ठीक है, और दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, इज्जत देना, चापलूसी करना। यानी नाक रगड़ना मतलब क्या होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। देखिए कहते ना कि कभी कभी डायलॉग बोलते, पिक्चर देखते हो कि मेरे कदमों पे तुम्हें नाक रगड़नी पड़ेगी, यानी तुम्हें इस हिसाब से करूँगा, दीनता पूर्वक तुम्हारी प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अंत में अपना स्कोर कार्ड लिख दीजिएगा कि 30 में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या है, तो जल्दी से बताना है। विलोम तो यानी देख रहे हैं कि जो प्रश्न आए हुए हैं हर एक टॉपिक से आए हैं। उत्थान का देखो पतन हो जाएगा, उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, रोपण का क्या हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, जो आपका परीक्षा पूछा गया है। ठीक है, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, अवनति क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। यानी आपका आंसर तो फिलहाल में सी सही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ये मैंने बता दिया, चारों को बता दिया। मान लीजिए यहाँ से प्रश्न पूछ करके यहाँ से पूछ लेगा। ठीक, तो 7 का सी। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? देखिए अब समझ रहे हैं। हाँ श्री सर जी प्रणाम, जयपुर स्वागत है, बहुत बढ़िया। जौनपुर तो वैसे भी बहुत जो है बच्चे वहाँ बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, बहुत साथी मेरे स्टूडेंट जूनियर हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर महावीर प्रसाद, देखिए तो कुल मिलाकर के आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, साहित्य से और व्याकरण से दोनों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आदिकाल के नामकरण को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, ठीक है। आदिकाल जो सर्वमान्य है, जो सर्वमान्य है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है। और वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका आंसर है बीज वपन काल, वह किसने कहा है? वह कहा है आपके, हाँ किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ और नाम हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल को कैसे हम छोड़ सकते हैं? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा, वीर गाथा काल कहा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल हो गए, आपके राम कुमार वर्मा हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सिद्ध एवं चारण काल, सिद्ध एवं चारण काल, चारण काल, ठीक है, राम कुमार वर्मा ने कहा, तो चारण काल क्लियर हो गया। हाँ। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, तो बहुत सारे इसके जो हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न है अति सूधो संगेह कुमारग है, किसकी पंक्ति है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये। और देखो साहित्य, अब आप देख सकते हो कि पेपर जो है इतना आसान नहीं रहने वाला है। अब देखो यह किसका है? घनानंद का है। किसका है? घनानंद का है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त कवि थे, रीति मुक्त कवि थे, रीति मुक्त कवि थे। यानी रीति काल परंपरा में 3 परंपराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ठीक है। तो रीति मुक्त में ये चारों लोग रीति मुक्त में, कभी कभी ये पूछ लेगा, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा रीति मुक्त कवियों में कौन नहीं है या रीति मुक्त कवियों में कौन है। तो यानी यहाँ पर आलम बोधा ठाकुर और घनानंद, यानी अति सूधो स्नेह को मारग है, बहुत प्रसिद्ध लाइन है इनकी, ठीक है। तो घनानंद के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन कवि हैं। और हम कविराज हैं चाकर चतुर के, हम कविराज हैं, ठीक है। चलिए हम कविराज हैं, ये देखो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये भी पूछ लेता है परीक्षा में, ठीक है, बार बार। पै चाकर चतुर के, पै चाकर चतुर के, ये भी पूछा गया कई बार। तो यहाँ पर आप इसको भी जानते रहिए, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, यह किसका है? ठाकुर का है, बहुत प्रसिद्ध लाइन है। इसके अलावा मैं बात करूं कि यह प्रेम को पंथ कराल महा बोधा, यह प्रेम को पंथ कराल महा, हाँ ठीक है। चलो तो आपका आंसर क्या हो गया? डी आ गया। अब आते हैं कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है कि यमुना है? अब देखो यहाँ पर जो है यमुना है, क्या है? यमुना है। यमुना जी को जो है सूर्य की पुत्री माना जाता है, यमुना जी को सूर्य की पुत्री माना जाता है। तो हम लक्षण के आधार पर भी इसके बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे रविजा, रविजा, कृष्णा, बहुत बार पूछा गया कृष्णा, चूंकि कृष्णा मतलब काला होता है, यमुना जी का पानी क्या है? काला जैसे है। लक्ष्मी कहाँ, कालिंदी लक्ष्मी कहाँ लगा दिया? ठीक, गड़बड़ कर दिया। चलो भानुजा, देखो भानु मतलब सूर्य होता है, भानुजा, सरस्वता, सरस्वता, यानी यहाँ पर देखो
रविजा, रवि मतलब सूर्य होता है, जा मतलब उत्पन्न, पुत्री का है रविजा, भानुजा, सरस्वता, यानी बहुत सारे नाम तो मैंने उस पे सूर्य के उस पे बना लिया है। चलिए अब देखो अर्कजा, अब अर्क मतलब सूर्य होता है, अर्क मतलब सूर्य, अर्कजा, ठीक, रविजा, कृष्णा, भानुजा, सरस्वता, अर्कजा। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको नोट भी करते रहिए। और यमुना नहीं जमुना कर सकते हैं, यमुना नहीं जमुना, काल गंगा, काल गंगा, जमुना, ठीक है, ये सब यमुना के पर्यायवाची हो गए। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं कि बहुत सारे पर्यायवाची सबके अलग अलग है, मैं सबका लिखवा दूं क्या? चलो लिखवाई दे रहा हूं। अब देखो लक्ष्मी का श्री, कमला, पद्मा, इंदिरा, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मेरे क्लास ले रहा हूं। चलो देखो समुद्र जा, समुद्र जा यानी समुद्र से निकली थी समुद्र जा, ठीक है। चलो बहुत बताऊंगा, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? यानी देख रहे हैं आपसे पूछा प्रश्न जा रहा है, एक 26 का पेपर जो है लेवल पे प्रश्न रहने वाला है, ठीक। चलिए जल्दी बताइए। यहाँ पूछ रहा आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। तो आंसर करिएगा बाबू श्याम सुंदर दास, एकदम नोट कर लीजिए। ये प्रश्न जो है देखिए प्रश्न को पूछा जा रहा है, ठीक है। मेरी आत्मकथा 1941 में आई थी, सॉरी मेरी आत्मकहानी, ठीक है, मेरी आत्म कहानी 1941 ईस्वी में आई थी। यहाँ क्या प्रश्न पूछा है? आधुनिक पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा, पहला नहीं पूछा है, यही प्रश्न गलत हो जाएगा, पहला नहीं पूछा है, ठीक है, पहला नहीं पूछा है। राधे राधे, ठीक है, पुष्पा यादव स्वागत है। यहाँ पे पहला नहीं पूछा है, यही प्रश्न गलत होगा। अगर पहला पूछता ना तो अर्ध कथानक हो जाता। अगर पहला पूछता, मान लीजिए ऐसे पूछता कि हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या है, तो हम लिखते अर्ध कथानक, अर्ध कथानक, बनारसी दास जैन, अर्ध कथानक पहला अगर पूछता तो। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? आधुनिक जोड़ दिया है, और हम लोग न ध्यान दे करके ये दे देते हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास। हरिवंश राय बच्चन का सबसे ज्यादा फेमस है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं, ठीक है। यह 4 भागों में, 4 सोपानों में है, 4 सोपानों या 4 भागों में आपका है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 11 का ए जिन्होंने सही दिया है, बहुत अच्छा। देखो इनके 2 भाग हैं, इनके जो है आत्मकथा के, देखिए यहाँ सबका लिख लीजिए, लिखिए फटाफट, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। चांद सूरज की वीरन, चांद सूरज की वीरन, ये 2 भाग में है, 2 भाग में है। इनकी जो आत्मकथा है, ध्यान सुनिएगा, इनकी जो सर जूनियर यूपी टेट की क्लास ऐप पर कब से शुरू हो जाएगी? अभी तो फिलहाल अभी इसी चल रहा है, शुरू हो जाएगा, ठीक है। चांद सूरज की वीरन, देवेंद्र सत्यार्थी का एक आत्मकथा 2 भागों में है, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि जो है आपका गलत ना हो। चलिए नील यक्षिणी, नील यक्षिणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना,
सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना, सिर पर शैतान सवार हो जाना। ठीक है, ये करना है और आपको बताना है कि इसका क्या जवाब होगा जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताना है क्या होगा। कार्य के आरंभ होते, यानी कोई काम शुरू कर रहे हैं, शुरू करते ही उसमें समस्या उत्पन्न हो गई, यानी सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना। ठीक है, सिर मुड़ाते ही ओले पढ़ना, इसमें कोई कठिन काम नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। देखिए ना, प्रश्न कितना पूछ, आप देख सकते हैं प्रश्न कितने मतलब वैसे पूछ रहे हैं, साहित्य से पूछे जा रहे हैं, और जिनका हिंदी नहीं है उनके लिए चुनौती है, जिनका हिंदी है तो उनकी चुनौती नहीं है। अब देखो, प्रेम और सौंदर्य कवि, प्रेम और सौंदर्य का कवि, ये भी पूछा जाएगा। प्रेम और सौंदर्य कवि, कवियों का कवि, ये सब किसके लिए है? शमशेर बहादुर सिंह के लिए है, शमशेर बहादुर सिंह के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे सप्तक के कवि हैं। कई बार पूछा गया, दूसरे सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के, हाँ दूसरे सप्तक के कवि हैं। अब देखो यहाँ पर 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं, 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं, 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं, 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, और अज्ञेय ने चारों को प्रकाशित किया है, अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद व शयन, अज्ञेय ने चारों सप्तक का। तो प्रत्येक सप्तक में 7 कवि, प्रत्येक सप्तक में 7 कवि हैं। ठीक है, पहला जो है 1943 में, ठीक है 1949 में, ऐसे करके पूरा चारों है। ठीक, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ अब इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चलिए, बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी। यानी 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, यह भी पूछा जाएगा परीक्षा में। अगला जो प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी यह पंक्तियां किसकी है, यह पंक्तियां किसकी है आपको बताना है। तो तुलसीदास, कबीर, केशव और सूरदास। अब देखो यहाँ समझिएगा कि दशरथ सुत, सुत मतलब पुत्र, त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यानी यह क्या है? कबीर दास का है। अब आप लोग राम को समझ करके तुलसीदास मत लगा दीजिएगा। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा था कि तुलसीदास, देखो मैं जाना सपना तो आज पिटा जाएंगी, 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, आज ऑफलाइन आए को पीटता हूं मैं। ठीक, यहाँ पर जो है कबीर, यानी यहाँ पर ये जो इनके राम है, इनके राम है, वो दशरथ नंदन राम नहीं है, दशरथ नंदन राम नहीं है। कबीर, कबीर भक्ति काल के निर्गुण, भक्ति काल के कबीर जो है, भक्ति काल के जो है, भक्ति काल के निर्गुण के संत काव्य परंपरा के हैं, संत काव्य परंपरा के, संत काव्य परंपरा के हैं। ठीक है, तो कबीर का जन्म 1398 में हुआ था। कबीर को लेकर के कहा जाता है कि इन्होंने कोई रचना की नहीं है, इनकी रचनाओं का संकलन हुआ है। ठीक है, किसके नाम से? बीजक के नाम से। किसके नाम से? बीजक के नाम से। और इसमें साखी, शबद और रमैनी, साखी, शबद, रमैनी, ये 3 इनकी हैं, क्योंकि इनके शिष्य ने किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर राम के कॉन्सेप्ट क्या है कि इनके गुरु, कई बार पूछा गया है, इनके गुरु कौन थे? गुरु थे रामानंद थे, रामानंद थे। और रामानंद इनको शिष्य नहीं बना रहे थे, तो ये क्या किए कि रामानंद जिस मंदिर से सुबह लौटते थे, ये वहीं जाकर लेट गए। और जैसे ही रामानंद का पैर इनके छाती पे पड़ा, रामानंद के मुंह से निकला राम, तो
राम निकला, उसी राम को कबीर ने क्या बना लिया, अपना मंत्र बना लिया इसी राम को। ठीक है, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। ठीक है, हम और इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो राम की, मतलब जितनी भी इनके दोहे पढ़ेंगे राम को नाम को लेकर के, लेकिन वे राम दशरथ के राम नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ से बहुत रहना कि यहाँ पर दशरथ के राम वाला इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ गए आप लोग, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कबीर के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए तुलसीदास, इनकी सबसे फेमस है रामचरितमानस है, रामचरितमानस है। ठीक है, विनय पत्रिका है। ठीक, तुलसीदास का सबसे फेमस क्या है, सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनका जो सबसे ज़्यादा है फेमस है रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका इनकी बहुत फेमस है, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातें मैं बताऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला पत्र क्या है, जल्दी से भैया बताएं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि उनको क्लासेस पर डे मिले। शेयर भी कर देना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ हिंदी का पहला पहला क्या है, उदंड मार्तंड है। पहला पत्र क्या है, उदंड मार्तंड है, जो कि पंडित, इसको किसने लिया था, पंडित जुगल किशोर ने, जुगल किशोर कहाँ से किए थे, कलकत्ता से प्रकाशित किए थे। 30 मार्च 30 मई है, हाँ 1826 का पहला इसको माना जाता है। 30 मई 1826 को। ठीक है, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसीलिए पहला था। देखिए पहला पत्र है, ये पहला पत्र है, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस 30 मई 1826 को हुआ था, इसीलिए हर साल जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हर साल 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है तो बहुत अच्छे से बताइएगा कि पत्रकारिता दिवस जो है वह 30 मई को मनाया जाता है। इसका कारण क्या है कि 30 मई 1826 को यह पत्र प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। वैसे तो पंडित जुगल किशोर कानपुर से थे। ठीक, समझ में आया इतिहास, तो इतना क्लियर हो गया। हाँ, इसमें कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। अब बनारस अखबार जो है राजा शिव प्रसाद सिंह का है। बनारस अखबार जो है राजा शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। गया, चलिए अब ये क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, सबको पता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 मैगजीन थी। ठीक है, हरिश्चंद्र की हो गई है। ठीक है, अब इतिहास तिमिरनाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ठीक है, हिंद का। तो यहाँ पर आपका मैंने सब लिख दिया है ताकि आपको, हाँ साप्ताहिक पत्र था, अभी इतना डीपली देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सब बच्चे समझ नहीं पाएंगे। चिंतामणि जो है किसका निबंध संग्रह है, बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का और श्याम सुंदर दास का। ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है। चलिए भैया किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल अब तक 4 भागों में प्रकाशित है, 4 भागों में
प्रकाशित है। ठीक है, हाँ, 4 भागों में प्रकाशित है। तो इनका जो आपको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्रसिद्ध है रामचंद्र शुक्ल का। चूंकि रामचंद्र शुक्ल, अगर हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ा तो आपने हिंदी नहीं पढ़ा है। तो रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये जान लीजिए। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो गुप्त निबंधावली, गुप्त निबंधावली इनका क्या है, गुप्त निबंधावली, गुप्त निबंधावली इनका, तो ये भी आप जानते रहिएगा, अगर परीक्षा में पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ निबंध है, जैसे कुटज हो गया, आलोक पर्व हो गया, अभी मैं बताऊंगा आलोक पर्व हो गया, इनके भी बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए ना, लगातार साहित्य के प्रश्न पूछ रहा है, यानी आपको अच्छे से टेट पढ़ना पड़ेगा। टेट को बिल्कुल भी ये कहेंगे कि ऐसे हम हल्के में लेंगे तो टेट नहीं निकल पाएगा। चलिए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी, काशी नागरी प्रचारणी। तो कौन कौन से इसके थे संस्थापक? श्याम सुंदर दास, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित है इसमें, श्याम सुंदर दास सबसे ज़्यादा जो है वह चर्चित व्यक्ति हैं। इसके अलावा जो है राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह। कभी कभी यह पूछ लेता है कि नागरी प्रचारणी सभा को स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों नाम याद करना, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र। ठीक है, देखो यहाँ पे राम शिव श्याम ऐसे याद करिएगा, राम शिव श्याम। ठीक है, राम श्याम तो विलोम हो गया, यानी श्याम मतलब कृष्ण हो गया, राम श्याम शिव, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब यह एक त्रैमासिक त्रैमासिक पत्रिका थी। त्रैमासिक 3 महीने त्रैमासिक पत्रिका थी। ठीक है, काशी से निकलती थी, काशी से प्रकाशित होती थी, काशी से प्रकाशित होती थी। कई देखो कुछ भी पूछ लेगा नागरी प्रचारणी सभा जो है, काशी नागरी प्रचारणी सभा, देखो नाम ही काशी है, इसी में छिपा हुआ है इसका कहाँ प्रकाशित होती थी। ठीक है, यहीं से आप पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा। देखो खड़ी बोली के चारों नायक हैं, खड़ी बोली के चारों नायक हैं सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल और राम प्रसाद निरंजन। ये नहीं है, एक छूट गया है। ठीक है, तो 3-4 टोटल हैं। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। अब देखो क्या हो जाएगा, लल्लू लाल, लल्लू लाल, प्रेम सागर, प्रेम सागर। ठीक है, सदल मिश्र क्या हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, और सदा सुखलाल का सुख सागर, सुख सागर, सुख सागर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी यहाँ पर आपका ये हो गया। यहाँ पर इनकी कुछ रचनाएं और मैं बता दूं आपको, जैसे सिंहासन बत्तीसी, इनकी सिंहासन बत्तीसी, ब्रजभाषा व्याकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रजभाषा व्याकरण, क्योंकि ये अनुवादित नहीं था, ये मूल था, बाकी सब इनके है अनुवादित हैं, यह मूल था। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा डीपली पूछ लेगा कि लल्लू लाल जी का पहला अनुदित नहीं मौलिक रचना कौन सी है, तो मौलिक रचना आपकी यही है। हाँ, अब इनकी जो बहुत रचना है, भाषा योग वशिष्ठ, इनकी बहुत फेमस है, भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ जो है आपका ये हो जाएगा।
यानी यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है, जितने सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। इस क्लास की यही खासियत है कि आपको बहुत सारी व्याख्याएं दे दी जाएंगी। क्लियर हो गया? कोई भी अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 और 6। देखो यहाँ पे व्युत्पत्ति वैसे पूछता संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप फटाक से जो है इसका आंसर दे लेते, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल पूछ लिया है। अब देखो, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, यानी इस हिसाब से 1, 2, 3, यानी जो आपका आंसर जाएगा वह 3 में जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ व्युत्पत्ति का आधार पूछ लिया है। अब केवल संज्ञा पूछता, संज्ञा के भेद, केवल संज्ञा के भेद पूछता तो यह 5 हो जाता। संज्ञा के भेद पूछता तो 5 हो जाता। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अगर ऐसे पूछता तो क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? व्युत्पत्ति के आधार पर, तो रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अब ये प्रश्न बच्चा अक्सर गलत कर देता है। देखो 18 बहुत बच्चों ने 18 लगाया हुआ, मुझे हमें पता था कि ये 18 ही आप लोग लगाएंगे। ठीक, चलिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ये कई बार मैं बता चुका हूं। तो ठीक है, अब देखो लिंग क्या आता है? लिंग का अर्थ क्या आता है? पहचान, चिन्ह, लिंग कहाँ का है? संस्कृत का शब्द है। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो पहचान होती है किससे होती है? प्रत्यय से, संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा जो है लिंग की पहचान संज्ञा से की जाती है। किससे की जाती है? संज्ञा से की जाती है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक है, हमने कहा रीता घर जाती है, रीता घर जाती है। ठीक है, रीता घर जाती है। इसकी पहचान किससे हुई? पहचान देखो, राम क्या है? राम संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से ही पता है कि संज्ञा क्या है, यहाँ जाना, यानी संज्ञा से ही पता चला। क्या बोलते हैं? सत्यम, चलो रुक गया था, वीडियो रुक गया था। चलो अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। कारक कितने भेद होते हैं? कारक के भैया कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, यानी से या द्वारा, जुड़ने के अर्थ में। ठीक है, संप्रदान के लिए, इसकी पहचान है, बहुत काम देगा, समास से बहुत काम देगा। का, की, के, रारी, रे। भाई सत्यम, शशांक, हाँ 8 विध होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संबंध। फिर क्या हो जाएगा? अधिकरण में पेपर। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? संबोधन, हे अरे। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हाँ, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का
तो भैया सीधी सी बात है, एक सूत्र है यहाँ पे अकूह नाम, देखो अब यहाँ समझिएगा, अकूह नाम कंठ, अकूह नाम कंठ एक सूत्र है संस्कृत का, मैंने शॉर्टकट फॉर्म कर दिया है, संस्कृत के सूत्र को मैंने काट करके थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पर क्या है, अकूह नाम कंठ, यानी यहाँ पर अ से भैया क्या हो जाएगा, अ से आपका अ और आ हो जाएगा, कु से यानी क वर्ग यानी क ख ग घ अंगा हो जाएगा, ठीक है, हक और ह क्या कहलाएगा आपका ह, तो घ आ गया ना, यहाँ घ पूछा है, घ पूछा है यानी इसका आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, पढ़ाया है मैंने। इसके अलावा यहाँ पर मैं और देख लूँ, ऋतु, ऋतु रस नाम मूर्धा, ऋतु रस नाम मूर्धा, यहाँ पे क्या हो जाएगा री, यानी संस्कृत में री का डबल होता है, छोटा री बड़ा री संस्कृत में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे यहाँ री बस एक ही होता है, उसका बड़ा रूप नहीं होता है। री हो गया, टू से क्या हो जाएगा ट वर्ग, यानी ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ अड़ा, र और श, र और श क्या कहलाएगा, मूर्धन या मूर्धा कहलाएगा, ठीक है। अब इचु यश नाम तालु, इचु यश नाम तालु, तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ई से आपका ई हो गया, ई से ई हो गया, चू से यानी च वर्ग यानी च छ ज झ, यहाँ तो हमने च वर्ग लिख दिया, च वर्ग लिख दिया, य और श, य और श क्या कहलाएगा, तालब आएगा, ठीक है। तुलसा नाम दंत, तुलसा नाम दंत, अब ये ट्रिक है, इसमें सब छिपा हुआ है, स्वर व्यंजन दोनों छिपा हुआ है, इसको याद कर लेंगे, आपको स्वर और व्यंजन अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो तू से क्या हो जाएगा त वर्ग, ठीक है, ल और श, ल और श किसमें आएगा, दंत यानी दांत के सहारे से बोले जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक भी स्वर जो है वह दंत में नहीं आते हैं, कई बार परीक्षा पूछा गया है ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है जिसमें एक भी स्वर नहीं बोले जाते हैं, तो वह दंत है, आप चाहे पढ़ के देख लीजिए, एक भी स्वर नहीं बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो जो लोग नए जुड़े हों साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि यह क्लासेज 9 बजे पर डे आपकी चलती हैं, अब आप एकदम ऑन टाइम पर यहाँ पे आ जाएं, ठीक। इसके बाद संस्कृत क्लास चलेगी, फिर पूरा मतलब शेड्यूल क्लास का है जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है। तो 6 वर्ग है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, क प्लस च का, यानी क प्लस स से आपका देखो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, छ त्र ज्ञ और श्र, ठीक, किससे किससे मिलकर बना है, यानी क प्लस स से, क प्लस स से। यही पूछा है कि 6 वर्ण का किसके योग से बना हुआ है, देखो यही प्रश्न पूछा है, ठीक है, त प्लस र से ये बना है, ज प्लस इया से आपका ये बना है, और स प्लस र से आपका ये बना है। सब में पहले हलंत रखा है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। यानी आपका ये हो गया, क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ये शुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध है, ठीक, समझ में आ रहा है क्लासेज। कवि का स्त्रीलिंग है, कई बार पूछा गया कवि का स्त्रीलिंग है, कवित्री कवित्री कवित्री। देखो ध्यान रखना, ये जो कव होता है, कव पहले छोटी बहन फिर बड़ी बहन, यानी पहले छोटी ई फिर बड़ी ई, ये ट्रिक याद कर लो, पहले छोटी ई फिर बड़ी ई, यानी जो है कवित्री कवयित्री, तो ये ट्रिक याद करें, पहले छोटी ई फिर बड़ी ई, यानी पहले छोटी आया फिर बड़ी ई आया, कवयित्री, ठीक है। चलिए तो इसका आपका ये हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य, नाम, युवती और नदी, तरणी तन्नी 2 शब्द आते हैं। चलिए क्या जाएगा, शूर क्या, हाँ ठीक है। देखो तरणी तरणी है ना,
तरणी मतलब नौका होता है, अगर तरणी होता ना तो नौका होता, अगर बड़ी की मात्रा होती तरणी मतलब नौका होता है, और छोटी की मात्रा जब लग गई तो वह सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य का जैसे दिनकर, दिवाकर, मार्तंड, पतंग, अर्क्य, प्रभाकर, आदित्य, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। नदी नहीं, नदी नहीं, धरणी। ठीक है, अगला देखिएगा, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का तो पता ही सबको, मीन का जल्दी से बताइए। सफली झस जल, सफली झस जल जीवन, यह क्या है? मीन का पर्यायवाची है। सफली झस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मत्स्य। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पर विभावरी, यानी विभावरी मतलब रात्र, विभा, सरवरी। ठीक है, विभावरी, बीती, विभावरी, जागरी, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया? हाँ, चलिए, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। हेलो, हाँ, क्या भाई गलत मामला है? नहीं भाई, हाँ चाय चिकल्लस में हम मसाला दे के आए थे कल रात में, अदरक इलायची। हाँ, आज हमको 1 केजी इलायची की तो तुरंत पेमेंट करेंगे, पूरा दिन इलायची टेस्ट कराएंगे, हमको इलायची ज़्यादा पसंद आ रहा है। चलो हम पहुंचा देंगे पढ़ाते वक्त। ठीक है, आधा घंटा पहुँचा देना, दिवाकर के पास इलायची नहीं है, फ़ोन कर देना, बना देंगे। ठीक है, हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, 1 आध घंटे पहुँचा देंगे। ठीक, चलो चलो, क्लियर हो गया? यहाँ पर अगला प्रश्न है, अब देखो यहाँ पर आत्मजा मतलब पुत्री, नंदी मतलब पुत्री, कन्या मतलब पुत्री, लेकिन भार्या मतलब पत्नी, पत्नी, दारा, दारा। अब देखो ताजुब लगेगा आपको, पत्नी एक, अरे भैया कन्या कैसे लगा दिया? कन्या कहाँ होगा? कन्या, आत्मजा और नंदिनी तीनों एक ही हैं, लेकिन जो तीनों से अलग है वह भार्या है, पत्नी है, यानी पत्नी है। याद रखिएगा, दारा, गृहिणी, प्राणप्रिया, वल्लभा, गृहिणी, प्राणप्रिया। अभी ब्याह शादी हुआ नहीं, क्या जान पाओगे इतना नाम? वल्लभी। आप सोचो, दारा शब्द ताजुब लगेगा, दारा शब्द पुल्लिंग है। अब ताजुब लगेगा कि पत्नी एक स्त्रीलिंग है, लेकिन जिसका एक पर्यायवाची दारा है वह पुल्लिंग है। ठीक, क्लियर हो गया? अगला देखिए, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का, अनुपम का स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, भैया अद्वितीय होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अनुपम अद्वितीय। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, अद्भुत, अनूठा, अद्भुत, अनूठा, अपूर्व। ठीक है, अद्वितीय, ये सब क्या है? इसके हैं। क्लियर हो गया? आखिरी प्रश्न देखेंगे, इसके बाद जो है हमारा संस्कृत की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आखिरी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे बात मानना, कान का कमजोर होना। ठीक है, यानी कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना। देखो कच्चे, आइए, बहुत लोग होते हैं जो कि कान के कच्चे होते हैं, जो कि कान के कच्चे होते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कह रहा हूँ, व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट कहाँ आ गया? ठीक, हाँ,
कम सुनना। आज सपना तो हमसे पिटाएगी 11 बजे क्लास में, पक्का बता रहा हूँ। इसके 4 प्रश्न ऐसे गलत हुए ना आज, इसको क्लास में ऑफलाइन में इसको आज बहुत मारेंगे। जो है कम सुनना। अच्छा रुको सपना, तुम्हें कम सुनवा रहे हैं, रुक जाओ अभी। भाई सीधी सी बात है, कान का सुनना मतलब सुनी बातों पर विश्वास करना। यानी कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी के बारे में कहता है, वह तुरंत विश्वास कर लेता है, यानी कान का कच्चा होता है, वो झूठ कह रहा है सही कह रहा है। हमने कहा भैया फलाने तोरे विषय में ऐसे कहत रहे हैं, और तुम नहीं विश्वास के विश्वास कर लिया और गए उनसे लड़ने चले गए। ठीक, यानी यहाँ पर जो है आपका ये जो है यहाँ ध्यान रखना है। तो कुल मिला करके आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को संग्रह जो चलाया 30 प्रश्नों का, तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन 30 प्रश्न थे। तो और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। पर डे देखो आपको कुछ नहीं करना है, 9 बजे आपकी हिंदी, आखिर 8 बजे आपकी CDP, अभी CDP कल परसों चलने लगेगी, हाँ 9 बजे आपकी हिंदी, 10 बजे आपकी संस्कृत, अभी इसके बाद चलने जा रही पंकज सर पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्लास दे रहे हैं। ठीक है, फिर 11 बजे आपका मैथ, फिर 12 बजे आपका पर्यावरण यानी EVS। इतनी सारी क्लासेस आपकी चलेंगी, तो आप लोग जो है इतना कर दीजिएगा। फिलहाल आज इतना ही, बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे कल 9 बजे। धन्यवाद।